Hi everyone, welcome to my channel Crack with Indresh and yes, बिल्कुल सही देख रहे हो CAPM मॉडल सिंप्लीफाइड। आज हम लोग CAPM मॉडल के बारे में बहुत ही आसान लैंग्वेज में, बहुत ही आसान भाषा में सारी चीजों को समझेंगे। CAPM के बारे में हर एक इम्पोर्टेंट और हर एक छोटी से छोटी चीज भी हम यहाँ पे आज आपको बताएंगे, जो आपको बहुत ही सिंप्लीफाइड फॉर्म में समझ में आएगी। मतलब सिंपल है नहीं, फिर इम्पोर्टेंट बहुत है, फिर समझ में भी बहुत अच्छे से आएगी। बीटा के बारे में भी हम लोग देखेंगे, हम लोग फॉर्मूले, डायग्राम और एक क्वेश्चंस में भी एक एक लाइक प्रैक्टिकल क्वेश्चंस जिस हिसाब से आ सकता है उसका भी एक एग्जांपल देके आप लोगों को आज हम क्लोज करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के हमारा आज का टॉपिक CAPM मॉडल। सो CAPM मॉडल और आर्बिट्रेज मॉडल, दो मॉडल हमारे पास होते हैं। आज की इस वीडियो में मैं सिर्फ CAPM को कवर कर रहा हूँ, आर्बिट्रेज मैं किसी और वीडियो में कवर करूंगा। CAPM मॉडल कैपिटल एसेट प्राइसिंग मॉडल। सबसे बड़ी बात और पहली बात, ये हमारा वन ऑफ द मेथड ऑफ कॉस्ट ऑफ कैपिटल भी होता है। अच्छा, हमारे पास जो कॉस्ट ऑफ कैपिटल होता है, जहां पे हम कॉस्ट ऑफ इक्विटी निकालते हैं, हमारे पास कई सारे मेथड होते हैं। जैसे जैसे कि हमारे पास डिविडेंड मॉडल होता है, जहां पे डिविडेंड पर शेयर अपॉन नेट प्रोसीड करते हैं, या ग्रोथ मॉडल होता है, इसी में ऐड कर देते हैं जी। और हमारे पास एक अर्निंग मॉडल होता है, जहां पे अर्निंग पर शेयर अपॉन मार्केट प्राइस। ऐसे ही हमारे पास क्या होता है, एक CAPM मॉडल भी होता है, जो एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न को निकालता है। बस एक इंपॉर्टेंट चीज ये है, CAPM मॉडल सबसे पॉपुलर मेथड माना जाता है अमंग ऑल दी मेथड ऑफ कैलकुलेटिंग दी कॉस्ट ऑफ इक्विटी। ऐसा क्यों? क्योंकि ये रिस्क को कंसीडर कर रहा होता है, राइट। तो अब जो रिस्क को कंसीडर कर रहा है और उसी हिसाब से अपने एक्सपेक्टेशन को ये बनाता है, इसीलिए ये बेस्ट माना जाता है। तो सबसे बड़ी बात ये कि रिस्क होता क्या है, इसको समझने से पहले एक बार रिस्क के बारे में हम लोग छोटी सी जानकारी ले लेते हैं। रिस्क क्या होता है? रिस्क इज एन इन्वेस्टमेंट एग्जिस्ट बिकॉज ऑफ द इनएबिलिटी टू मेक परफेक्ट और एक्यूरेट फोरकास्ट। तो देखो, रिस्क क्या है? रिस्क ज्यादातर लोग सोचते हैं अनसर्टेनिटी है, नहीं, अनसर्टेनिटी अलग है, रिस्क अलग है। रिस्क जहां होता है, जहां वहां पे प्रोबेबिलिटी पता होती है कि लगभग इतना नुकसान हो सकता है, जो सोचा वो ना हुआ, उसी को रिस्क कहते हैं, है ना, उसी को रिस्क कहते हैं। ज्यादातर जो सोचा और उससे एडवर्स ना हुआ, मतलब हो सकता हो आपने सोचा 10,000 कमाएंगे तो 15,000 हो गया, तो वो रिस्क नहीं है, वो आपका एक्चुअली में रिटर्न है, एक्स्ट्रा रिटर्न है। जब सोचा 10,000 और आ रहे हैं 8,000, 6,000 या 4,000, तो इसका मतलब ये है आपका डाउनफॉल। तो ये हमारा क्या है, जो होना चाहिए था उसे वेरिएबिलिटी आ रही है। इसीलिए रिस्क को हम क्या कहते हैं? वेरिएबिलिटी दैट इज लाइकली टू अकर इन आवर फ्यूचर कैश फ्लोज फ्रॉम द इन्वेस्टमेंट, राइट। अब हमारे पास एक यहाँ पे एक डायग्राम देखने को आपको मिल रहा होगा। एलिमेंट ऑफ रिस्क। रिस्क हमारे दो तरीके के होते हैं, सिस्टमैटिक रिस्क और अनसिस्टमैटिक रिस्क। अब आइए इनके बारे में भी हम थोड़ा सा जानकारी ले लें, बिकॉज ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे CAPM को मॉडल को समझने में। सिस्टमैटिक रिस्क होता है वो जो हमारे हाथ में नहीं होता, हमारे कंट्रोल में नहीं होता। सिस्टमैटिक रिस्क वो रिस्क होते हैं जो इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, सोशल सिस्टम से इन्फ्लुएंस होके जब हमारे बनते हैं या होते हैं, इनको हम लोग सिस्टमैटिक रिस्क कहते हैं। और ये हमारी परफॉर्मेंस पे असर जरूर डालेंगे, हमारी ही नहीं, लगभग मार्केट के हर एक फर्म पे या कंपनी पे, या हो सकता हो अलग अलग इंडस्ट्री पे अपना असर डाल दें। और इसीलिए इनको सिस्टमैटिक रिस्क कहा जाता है। इसीलिए यहाँ पे हमारे मार्केट रिस्क को भी इसको हम लोग मार्केट रिस्क के नाम से भी जानते हैं, अनडाइवर्सिफाई, बिकॉज इसको हम डाइवर्सिफाई नहीं कर सकते, इसको हम कम नहीं कर सकते। और ये वॉलेटाइल भी होते हैं, इनको वॉलेटिलिटी भी कहा जाता है, इसके अलग अलग नाम है। सो द रिस्क एसोसिएटेड विद द मार्केट रिटर्न इज कॉल्ड मार्केट रिस्क। मतलब ये रिस्क हमारा मार्केट रिटर्न से रिलेटेड है, ये रिस्क हमारे कंट्रोल में नहीं है, ये डायरेक्टली मार्केट रिटर्न से रिलेटेड है। समझ रहे हो? मतलब यहाँ पे रिस्क बढ़ेगा या घटेगा तो आपका मार्केट रिटर्न भी बढ़ेगा या घटेगा। बहुत इंपॉर्टेंट है। दिस टाइप ऑफ रिस्क इज बोथ अनप्रिडिक्टेबल एंड इम्पॉसिबल टू कंप्लीटली अवॉइड। सबसे बड़ी बात तो ये कि भैया ये जो रिस्क होता है, ये हम कंप्लीटली अवॉइड नहीं कर सकते, इसको हम खत्म नहीं कर सकते। हालांकि कुछ लोग हेजिंग का यूज करते हैं इसको थोड़ा सा कंट्रोल करने के लिए या कम करने के लिए। वरना यहाँ पे डाइवर्सिफिकेशन से कोई खास मतलब है नहीं, क्योंकि हर एक इंडस्ट्री में आपका क्या आ रखा है, स्लो डाउन आ रखा है, या हो सकता है हर एक मार्केट क्या है, टूटी पड़ी हुई है। आप लोग आजकल देख भी पा रहे होंगे कि मार्केट काफी क्रैश हो रही है ड्यू टू वॉर्स या अलग अलग फैक्टर्स की वजह से। तो आप किसी भी इंडस्ट्री में भी चले जाओ या किसी भी फर्म में इन्वेस्ट कर दो, हर जगह आपको उतना ही लगभग रिस्क आपको देखने को मिलेगा। जैसे इन्फ्लेशन है, इंटरेस्ट रेट में चेंजेस है, वॉर है, या इन्फ्लेशन
फ्लक्चुएशन इन करेंसी है, रिसेशन है, ये सारी चीजें हर एक सेक्टर को इन्फ्लुएंस करती है। इसीलिए यहाँ पे रिस्क हमारा सिस्टमैटिक होता है, जो मेरे कंट्रोल में नहीं होता, राइट। फिर उसके बाद एक चीज देख लो कि ये इंटरेस्ट रेट रिस्क, परचेजिंग पावर रिस्क, मार्केट रिस्क, ऐसे तरीके के हो सकते हैं। अब आइए बात करते हैं अनसिस्टमैटिक रिस्क के बारे में। जैसे सिस्टमैटिक था अनकंट्रोलेबल, सिस्टमैटिक हमारा अनकंट्रोलेबल था, ठीक है। अनसिस्टमैटिक रिस्क जो है वो कंट्रोलेबल है, इसको हम कंट्रोल कर सकते हैं। अनसिस्टमैटिक रिस्क हमारे लाइक हमारे सारे कंट्रोल में है, मतलब ये मेरे अंदर की कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स हैं। ये मार्केट या बाहर में ऐसी कोई चीज नहीं है, मेरे ही अंदर कुछ ऐसी चीजें हैं, जैसे कि रॉ मटेरियल की कमी हो जाना, जैसे कि फाइनेंस की कमी हो जाना, वर्क फोर्स की कमी हो जाना, या लेबर स्ट्राइक पर चला गया, तो ये मेरे लाइक मेरे पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड है। सो सिक्योरिटी ऑफ एनी कंपनी में वेरी बिकॉज of a certain factor particular to this particular company. This risk is unique or peculiar to a specific organization. It is not a problem of whole market. So unsystematic risk is a risk that is inherent in the specific country or industry. हो सकता है पूरी पूरी इंडस्ट्री में हो, बट पर्टिकुलर उस इंडस्ट्री में ही है, सारे लोगों में ज्यादा प्रॉब्लम नहीं है, या अलग अलग इंडस्ट्री या अलग सेक्टर में नहीं है, तुम्हारे ही सेक्टर या तुम्हारे इंडस्ट्री में ऐसी कोई प्रॉब्लम है, तो उसको बदला जा सकता है, उसको चेंज किया जा सकता है। कैसे? उसको डाइवर्सिफिकेशन से हम लोग रिड्यूस कर सकते हैं। इसीलिए ये कहा गया है अनसिस्टमैटिक रिस्क को ड्रास्टिकली रिड्यूस किया जा सकता है थ्रू डाइवर्सिफिकेशन। देखो, हम हमारे पास अगर 10 लाख रुपए हैं, हम एक ही पर्टिकुलर कंपनी या उस पर्टिकुलर इंडस्ट्री में लगा रहे हैं, तो काहे लगा रहे हो भैया? मान लो हम कहते हैं हम मारुति में लगा रहे हैं, हमने पूरा पैसा अपना मारुति में लगा रखा, मारुति की सेल्स डाउन हुई, उनका मार्केट प्राइस गिर गया, तो मेरा जो 10 लाख है वो डूबने के ज्यादा चांसेस है। अब अगर आप सोचते हो नहीं मारुति नहीं, हम टाटा में लगा दिए, हम महिंद्रा एंड महिंद्रा में लगा दिए, मतलब आपने ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में लगा दिया है, हो सकता है ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री ही तुम्हारी डाउन चली गई, तब भी ये वाली बात क्या हो गई? अनसिस्टमैटिक रिस्क है, बिकॉज आपका डाइवर्सिफिकेशन नहीं है। अगर यही 10 लाख है, हो सकता हो मैंने क्या करा, 4 लाख यहाँ लगा दिया ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में या किसी कंपनी में, और बाकी हमने 2 लाख किसी और में, 4 लाख किसी और में, ऐसे करके मैंने लगा दिया। अब भाई यहाँ पे हो सकता हो ना अच्छा करें, बट यहाँ तो अच्छा कर लेंगे, इसीलिए मेरा पूरा पूरा पैसा नहीं डूबेगा, हमारा कुछ ना कुछ रिटर्न कहीं ना कहीं से निकलता रहेगा। इसीलिए अनसिस्टमैटिक रिस्क को डाइवर्सिफाइबल रिस्क, नॉन सिस्टमैटिक रिस्क, रेसिडुअल रिस्क और स्पेसिफिक रिस्क भी कहा जाता है। अब व्हाट वी कैन डू टू रिड्यूस द अनसिस्टमैटिक रिस्क? सबसे सीधी सिंपल बात यह है, डाइवर्सिफाई द पोर्टफोलियो बाय बाइंग द शेयर्स ऑफ द डिफरेंट सेक्टर्स, कंपनीज एंड ज्योग्राफिकल रीजन। अलग अलग रीजन के, अलग अलग कंट्री के, अलग अलग कंपनी के, अलग अलग सेक्टर के शेयर्स बाय करो, मतलब आप वहां पे ओनरशिप लो, आप वहां पे इन्वेस्ट करो, तो आपका वो जो लाइक रिस्क और रिटर्न का जो रेशियो है ना, वो बिल्कुल चेंज हो जाएगा, राइट। इवन हम भी यही करते हैं, हर कोई एक जो इन्वेस्टर होता है वो यही कर रहा होता है। तो डाइवर्सिफिकेशन या क्रिएटिंग द डाइवर्सिफिकेशन लोअर विल बी द रेसिडुअल रिस्क इन द ओवरऑल पोजीशन। सो अनसिस्टमैटिक रिस्क इज मेजर्ड एंड मैनेज्ड थ्रू द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द वेरियस रिस्क मैनेजमेंट टूल्स, जैसे कि डेरिवेटिव मार्केट। अब ये हमारी डेरिवेटिव मार्केट से कंट्रोल करे जा सकते हैं, या उसे हम लोग कम कर सकते हैं। डेरिवेटिव हमारा एक चैप्टर भी है इस सेशन में, उसको भी हम लोग कभी करेंगे। हाँ, कभी क्या, आगे आप शेड्यूल देख ही सकते हो, उसमें मैं करा दूंगा। और फॉर लाइक स्टेटमेंट वाइज एंड एक्सेप्शनल रीजन क्वेश्चन एमसीक्यूज मैंने ये स्पेशली बनाया आप लोगों के लिए। देखो, कुछ ऐसे सवाल पूछे जा सकते हैं, जैसे अनसिस्टमैटिक रिस्क associated with a particular or associated with the security of a particular company can be eliminated or reduced by combining it with another security having a negative correlation। देख लो भाई, ऐसा होना चाहिए कोरिलेशन नेगेटिव हो पॉजिटिव हो। हम तो कह रहे हैं इससे डायरेक्ट सवाल भी पूछा जा सकता है, हैविंग व्हाट टाइप ऑफ कोरिलेशन पूछ लेंगे, पूरा स्टेटमेंट लिखा होगा ऐसे ही। समझ रहे हो मेरी बात? मेरी बात ध्यान से सुनो, पूरा स्टेटमेंट ऐसे ही लिखा होगा, यहाँ पे पूछेंगे हैविंग व्हाट टाइप ऑफ कोरिलेशन, नेगेटिव, पॉजिटिव, जीरो, या लाइक और भी कुछ, या ग्रेटर देन वन कोरिलेशन, ऐसे करके, राइट। तो आपको ये समझना है कि जैसे कि अगर इसका कोरिलेशन, कोरिलेशन मतलब दो पर्टिकुलर सिक्योरिटी का कोरिलेशन, मान लीजिए ये मैं कह रहा हूं टाटा स्टील है, राइट, और इधर मैं कह रहा हूं महिंद्रा एंड महिंद्रा है, राइट। अब दो हमारे पास अलग अलग स्टॉक्स हैं, मैं ये देखता हूं कि इसका जो है प्राइस फिलहाल
क्या है, लाइक हाई है, तो मैंने इन्वेस्ट तो कर रखा है, मेरे पास 10 लाख रुपए, तो मैंने क्या किया, 5 लाख रुपए इसमें इन्वेस्ट करे और 5 लाख इसमें इन्वेस्ट कर रखे हैं। तभी कुछ ऐसा टाइम आया कि इसका मार्केट क्या हो गया, डाउन होने लगा। बट आपको कुछ ऐसे ही इन्वेस्ट करना है कि अगर टाटा स्टील का मार्केट डाउन हो रहा है तो इसका बढ़ रहा हो, तो ये नेगेटिव कोरिलेटेड होने चाहिए, इनवर्स कोरिलेशन होना चाहिए। ये नहीं कि टाटा स्टील घट रहा है, तुमने जिंदल स्टील में लगा रखा है तो जिंदल स्टील भी घट ही रहा है। मान लीजिए आपने कोई एक जैसे कि आपका मैजडॉग है ना, मैजडॉग है, मैजडॉग ऐसे करके है ना, मैकडॉग है, मैजडॉग है, ठीक। और क्या है, GRSE। अब ये दो मान लो शेयर्स हैं हमारे, ठीक है। या कोचिन, कोचिन शिप है, ये सब हमारे क्या है, ये हमारे डिफेंस सेक्टर के हैं, तुमने तीनों में लगा रखा है। अब ये आपस में को रिलेटेड हैं, पॉजिटिव को रिलेटेड है, नेगेटिव नहीं है। भाई देखो ये सब एक ही सेक्टर से रिलेटेड है, हो सकता हो जिस दिन इसमें, और ये देखने को मिलेगा, तुम लोग क्या करना, इसको जरा अपने में लगा के देखना, जिस दिन मैस्टॉक बढ़ेगा 200 रुपए, उस दिन ये भी 100 रुपए पड़ रहा होगा, ये भी 100-150 रुपए पड़ रहा होगा। जिस दिन मैस्टॉक 200-250 रुपए गिरा होगा, उस दिन जीआरएसी भी गिरा होगा, भले ही 50 रुपए गिरे बट गिरेगा जरूर। और कोचिन शिप भी गिरेगा जरूर, 70-80 रुपए गिरेगा बट गिरेगा जरूर। तो आपको ऐसी जगह इन्वेस्ट नहीं करना, ऐसी जगह इन्वेस्ट करना है, मान लो मैचडॉग में घट गया तो उधर कहीं बढ़ता हुआ दिखे, राइट, तभी आपका डाइवर्सिफाई होगा। बस इतनी काफी चीज है, इसीलिए इसी को हम लोग क्या कहते हैं, ओके, इसीलिए हमको उसके क्या कहते हैं, इसी को कहते हैं डाइवर्सिफिकेशन ऑफ अनसिस्टमेटिक रिस्क। ठीक है, आइए इसको एक बार यहाँ पे देख लेते हैं। टोटल रिस्क क्या है, अनसिस्टमेटिक रिस्क को ऐड कर लो, सिस्टमैटिक रिस्क को ऐड कर लो और सिस्टमैटिक रिस्क को ऐड कर लो, ठीक है, टोटल रिस्क बनता है। ठीक, अब अनसिस्टमैटिक रिस्क मैंने कहा नंबर ऑफ सिक्योरिटी जितनी बढ़ाते जाओगे अनसिस्टमैटिक रिस्क घटता जाएगा। सिस्टमैटिक रिस्क से कोई मतलब नहीं है, तुम चाहे जितनी सिक्योरिटी लगा लो वो उतने का उतना ही रहेगा, चाहे तुम्हारे पास एक हो चाहे तुम्हारे पास 100 सिक्योरिटीज हो अलग अलग, पर तुम्हारा रिस्क सिस्टमैटिक तो सेम ही रहेगा, बिकॉज वो मार्केट रिस्क होता है। बट अपने आप पोर्टफोलियो में अगर नंबर ऑफ सिक्योरिटीज बढ़ाते जाओगे तो अनसिस्टमैटिक रिस्क कम होगा, इसीलिए आपका टोटल रिस्क भी कम होगा। ठीक है, आपका टोटल रिस्क भी धीरे धीरे कम ही होता जाएगा। ठीक है, तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं, लाइक रिलेशन बिटवीन द टोटल सिस्टमैटिक एंड अनसिस्टमैटिक रिस्क। ठीक है भाई, चलिए आप इसको बहुत ध्यान से देखना, बढ़िया से पढ़ना, एक बार पूछना है हमको कमेंट करके जरूर पूछना। अब बात करेंगे टाइप ऑफ अनसिस्टमैटिक, जैसे सिस्टमैटिक में था वैसे यहाँ पे भी है, जैसे बिजनेस रिस्क या फाइनेंशियल रिस्क उसको अनसिस्टमैटिक रिस्क कहते हैं, जो मेरे पर्टिकुलर कंपनी से रिलेटेड है। अब बात करेंगे CAPM मॉडल के बारे में, क्योंकि रिस्क के बारे में मैंने समझ लिया, CAPM मॉडल की बारी है। CAPM क्या होता है, बिकॉज रिस्क को समझना जरूरी था CAPM को समझने से पहले। कैपिटल एसेट प्राइसिंग मॉडल, कैपिटल एसेट, एसेट यहाँ क्या है, सिक्योरिटी, ठीक है, कैपिटल एसेट मतलब लॉन्ग टर्म सिक्योरिटी। प्राइसिंग करनी है, क्यों करनी है, क्योंकि क्योंकि रिस्क है, समझ रहे हो ना, पिछला अभी करा, क्योंकि रिस्क है इसीलिए इसकी प्रॉपर प्राइसिंग होनी चाहिए। ठीक है, ये हमारा लॉन्ग टर्म सिक्योरिटी है जिसकी प्रॉपर प्राइसिंग होनी चाहिए एज पर रिस्क। ठीक, CAPM model is a model that describes the relationship between the expected return and the risk of investing in the security। हम किसी सिक्योरिटी में इन्वेस्ट कर रहे हैं, हम उससे क्या एक्सपेक्ट करेंगे, मैं उससे 10% रिटर्न एक्सपेक्ट करूं, 15 करूं, 20 करूं, 25 करूं, कितना करूं, और उसमें रिस्क क्या है, इन दोनों के बीच के रिलेशन को कहते हैं CAPM मॉडल, या इसको जो स्टडी करके जो फिक्स करता है प्राइस उसको कहते हैं CAPM मॉडल। तो CAPM इज एन इक्विलिब्रियम मॉडल, सी इट इज एन इक्विलिब्रियम मॉडल जो इक्वलाइज कर रहा है या ट्रेड ऑफ कर रहा है एक्सपेक्टेड पोर्टफोलियो रिटर्न को और अनअवॉइडेबल रिस्क। देखो जितना एक्सपेक्टेशन बढ़ेगा हमारा, सॉरी, जितना रिस्क हमारा बढ़ेगा उतना मेरा एक्सपेक्टेशन भी बढ़ेगा। भाई जितना ज्यादा रिस्क उतना ज्यादा हमारा डर लगेगा हमको, और हम रिस्क एवर्स होते हैं, इसलिए हमारा एक्सपेक्टेड रिटर्न बढ़ता जाएगा। बट याद रखो यहाँ पे रिस्क हम अनअवॉइडेबल रिस्क ही लेते हैं, बिकॉज जिसको अवॉइड कर सकते हो उससे एक्सपेक्टेशन कैसे करोगे। भाई जहां पे ये है कि नहीं इसको तो रोका जा सकता है, चलो रोक लेंगे, एक्सपेक्टेशन हमारे पास 10% ही है क्योंकि रोका जा सकता है, रोक लेंगे। पर जिसको हम रोक नहीं सकते, जिसको हम कंट्रोल नहीं कर सकते, वहीं पे ही आप एक्सपेक्टेशन बढ़ा सकते हो अपनी, इसीलिए यहाँ पे अनअवॉइडेबल रिस्क को ही लिया जाता है। कभी कभी यही सवाल होता है
कि ये किसके बीच का रिलेशन होता है, सिस्टमैटिक रिस्क और रिटर्न कि अनसिस्टमैटिक रिस्क और रिटर्न, तो इट इज सिस्टमैटिक रिस्क एंड रिटर्न। सो इट शोज द एक्सपेक्टेड रिटर्न ऑन अ सिक्योरिटी इज इक्वल टू द रिस्क फ्री रिटर्न प्लस रिस्क प्रीमियम विच इज बेस्ड ऑन द बीटा ऑफ द सिक्योरिटी। इसको फॉर्मूले के वे में अभी हम लोग आगे पढ़ेंगे, ये फॉर्मूला ही लिखा है, बस स्टेटमेंट वाइज में लिखा है कि एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न क्या होता है। एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न क्या होता है भाई, जो भी रिस्क फ्री रेट रिटर्न है प्लस जितना भी हमारा रिस्क प्रीमियम बनेगा जो कि बेस्ड होता है बीटा पे, राइट, जो कि बेस्ड होता है बीटा पे, कुछ ऐसा हमारा फॉर्मूला बनेगा जो अभी आगे हम लोग करेंगे। अच्छा, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज जो पूछी जा सकती है, जो मतलब काफी बार पूछी गई है, वो है जैक टर्नौर, विलियम छापे, जॉन लिडनर और जेनमुसन, इन्होंने दिया है सीएपीएम, किसने दिया है, इन्होंने दिया है। ये सवाल बहुत पूछते हैं और एक बात हम गारंटी के साथ कह रहे हैं, लिख के दे रहा हूँ, हमको कमेंट करके बताना एग्जाम के बाद कोई भी ऐसा एग्जाम हो, खासकर नेट जेआरएफ के लिए कह रहा हूँ कि भाई देखो, अगर आप लोग नेट जेआरएफ एग्जाम दे रहे हो, सीएपीएम मॉडल में लिख के दे रहा हूं, एक सवाल तो है, या तो इसके कॉन्सेप्ट से आएगा, या तो इसके ऑथर से आता है, या तो इसके फॉर्मूले से आता है, या तो इसके न्यूमेरिकल से आता है, या तो इसके अजम्पशन से आता है। अब सीएपीएम मॉडल में इतनी सारी चीजें हैं पूछने के लिए, इसलिए इससे पूछा ही जाता है और ये बहुत आसान है, देख लो, तुम खुद ही देखो, मैं समझा रहा हूं, आप समझो, कहीं ऐसी प्रॉब्लम आए तो बताओ, राइट, कहीं आपको आनी नहीं चाहिए मेरे हिसाब से, अगर हो तो पूछिएगा। और यहाँ पे कोई भी ऐसा रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि खाली नेट जेआरएफ के स्टूडेंट्स ही पढ़ पाएंगे, एमबीए स्टूडेंट भी पढ़ सकते हैं, बहुत सारे लोग हो सकता हो देख भी रहे हो, और बाकी असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी कर रहे हो या और भी कोई तैयारी कर रहे हो, सबके लिए इंपॉर्टेंट है सीएपीएम मॉडल, समझ गए। ये 4-5 लोग जरूरी हैं, खासकर 3 लोग जरूरी है, ट्रेनॉर, शार्पे और लिंडनर, 3 लोगों का नाम जरूर आता है। Capital asset pricing model describes the relationship between the systematic risk and expected return for an asset for a particular stock. CAPM is widely used throughout the finance of pricing risky securities. तो ये हमारा CAPM मॉडल हमारे मार्केट माइक्रो स्ट्रक्चर में भी यूज हो रहा है या होता है, जहां पे हमारे पास रिस्की सिक्योरिटी होती है, उसको प्राइस करने के लिए रिड्यूस किया जाता है। ठीक है, तो सीएपीएम मॉडल इज अ फ्रेमवर्क बेसिस रिस्क रिटर्न ट्रेड ऑफ इन अ पोर्टफोलियो मैनेजमेंट, लगभग वही सारी चीजें लिखी हुई है। अब फॉर्मूले पे आ जाते हैं, फॉर्मूला मैंने ऑलरेडी बता रखा है, आर एफ इक्वल टू प्लस बीटा इंटू आर एम माइनस आर एफ। देखो आर एफ, देखो अगर हमारे पास 10,000 रुपए हैं, ठीक है, अभी तुम बताओ इन्वेस्ट करना है, तो हम क्यों ना बैंक में जाके एफडी कर दें, क्योंकि एफडी करोगे कोई भी रिस्क नहीं होगा, तुमको 7% भी मिल जाएगा। ठीक है, बढ़िया है, हाँ जी बिल्कुल कर सकते हैं ये चीज। अगर हम यहां नहीं करके तुम्हारे यहां करेंगे जहां पे रिस्क है, तो तुमसे हम इतना तो एक्सपेक्ट करेंगे ही कि तुम आरएफ हमको दोगे, मतलब जो हमको बिना रिस्क लिए मिल रहा है उतना तो दोगे ही दोगे, इसीलिए यहाँ पे आरएफ प्लस किया गया है। आरएफ ये तो लेंगे ही, प्लस और कितना लेंगे, जितना रिस्क लेंगे, जो कि हम बीटा से मेजर कर लेंगे। जितना ज्यादा बीटा होगा मतलब उतना रिस्क होगा, उतना सिस्टमेटिक रिस्क होगा, और जितना रिस्क होगा उतना हम प्रीमियम चार्ज करेंगे। अगर बीटा 1 है, मतलब अगर नॉर्मल अगर मैं देखूं कितना प्रीमियम होता है, जितना भी भाई मार्केट में चल रहा है वो रिटर्न माइनस, क्योंकि मैं ऑलरेडी आरएफ ले चुका हूं, तो यहां से आरएफ हटा दो, बिकॉज मार्केट में तो रिस्क फ्री वाला भी है, मार्केट में रिस्क वाला भी है। भाई ये तुम्हारी मार्केट है, अब इस मार्केट में बैंक में एफडी करने के लिए भी है, किसी गवर्नमेंट बॉन्ड में भी है, हमारा कोई इक्विटी मार्केट में भी डालने का है ना, इक्विटी मार्केट के भी हैं, और भी हमारे लेंडिंग के ऐसे तरीके हैं जहां पे रिस्क होगा, तो मेरे मार्केट में कई सारी चीजें हैं ना, तो इन टोटल सबको ऐड करोगे तो पूरे मार्केट का रिटर्न आ गया, राइट। अगर हम इसको हटा दें जो इनमें मिल रहा है, तो वो आरएफ है, रिस्क फ्री है, उसको हटा दोगे, इसीलिए कह रहे हैं इस पूरे मार्केट में आरएफ भी है, रिस्क फ्री वाले भी सिक्योरिटीज हैं और रिस्की सिक्योरिटीज भी हैं, दोनों ही हैं। इसीलिए हमको ऑलरेडी जब मैं आरएफ यहाँ पे ले चुका हूं, तो मैं यहाँ पे आरएफ हटा रहा होता हूँ। बात समझ में आई। अभी ये चीज हम लोग जब डायग्राम में करेंगे लास्ट में, तो बिल्कुल क्लियर कर देंगे भाई, वो आखिरी शॉट होगा आपका सीएपीएम का। इतनी बात समझ में आई, बोलो इतनी समझ में आई, कमेंट करके जरूर बताओ यार, प्लीज कमेंट करके जरूर बताओ, यहाँ तक अगर सुन रहे हो कमेंट जरूर करो कि यहाँ तक समझ में आया कि नहीं आया, अच्छा लग रहा है कि नहीं लग रहा। इसके ऊपर अभी हम लोग एक सवाल भी करेंगे। इसके नोटेशंस देख सकते हो, इसमें कोई खास बात नहीं है बड़ी वाली। ईआर क्या एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न जो एक्सपेक्ट करेगा, आर रिस्क फ्री रेट है, पी हमारा बीटा है, बीटा के बारे में भी हम समझेंगे। रिस्क प्रीमियम क्या है, जितना ज्यादा रिस्क लोगे उतना ज्यादा हमारा प्रीमियम बढ़ता जाएगा, जैसे जैसे बीटा बढ़ेगा वैसे वैसे हमारा रिस्क प्रीमियम बढ़ता जाएगा। अब बात करते हैं
बीटा के बारे में। अब सिस्टमैटिक रिस्क कैसे मेजर किया जाता है? बीटा से। सिस्टमैटिक रिस्क कैसे मेजर किया जाता है? बीटा से। बीटा ऑफ द स्टॉक इज द स्लोप ऑफ अ कैरेक्टरिस्टिक्स लाइन बिटवीन द रिटर्न ऑफ द स्टॉक एंड दोज ऑफ द मार्केट। जो स्टॉक का रिटर्न है और जो मार्केट का रिटर्न है, इन दोनों के जो रिलेशन को दिखा रहा होता है या मेजर करता है, उसको कौन कहते हैं? इसको क्या कहते हैं? उसको बीटा कहते हैं। और बीटा मेजर करता है क्या? सिस्टमैटिक रिस्क। अब आपको लग रहा होगा कैरेक्टरिस्टिक्स लाइन क्या होती है? कैरेक्टरिस्टिक्स लाइन वो लाइन होती है जो रिलेशन दिखाती है एक्सेस रिटर्न ऑफ द स्टॉक एंड द एक्सेस रिटर्न ऑफ द मार्केट। ठीक है, जो मार्केट और मार्केट के रिटर्न और जो स्टॉक के रिटर्न को का रिलेशन जो दिखाते हैं उसको कहते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स लाइन। और कैरेक्टरिस्टिक्स लाइन के ही स्लोप को मेजर करता है कौन? बीटा। नहीं समझ में आया? वर्ड्स में, डायग्राम में समझो। इस डायग्राम में ध्यान से देखो, नहीं दिख रहा है? बड़ा कर देते हैं, भैया बड़ा हो जाओ। ये लो, बड़ा भी हो गया। देखो, अब देख लो यहाँ पे, ये हमारे पास क्या है? सबसे ऊपर एक्सेस रिटर्न ऑन स्टॉक, मतलब स्टॉक वाला क्या है? ये वाई एक्सेस पे दिया गया है। एक्स एक्सेस पे क्या दिया गया है? मार्केट पोर्टफोलियो का रिटर्न, जो मार्केट रिटर्न है वो यहाँ दिया गया है। ये वाली लाइन क्या है? ये अल्फा है। वो अल्फा मेल वाला अल्फा नहीं, सिंपल अल्फा ही वाला है। ठीक है, ये अल्फा है हमारा, जहां पे मीट करते हैं जीरो वाला पॉइंट, ओरिजिन वाला पॉइंट, इसको हम लोग अल्फा कहते हैं। ठीक है, और ये हमारी रेड वाली लाइन क्या है? ये कैरेक्टरिस्टिक्स लाइन है। और ये जो डॉट डॉट दिख रहे हैं, ये हमारे अनसिस्टमैटिक रिस्क है। ये जो हमारे पास लाइन है, इसका जो स्लोप है, इस स्लोप को जो मेजर करता है उसे कहते हैं बीटा। और यही हमारा रिस्क दिखाता है कि ये ऐसा है या ये ऐसा है या ये ऐसा है। देख रहे हो, ये स्लोप है, स्टीपर है, फ्लैटर है, कैसा है? इसको कौन मेजर करता है? बीटा मेजर करता है। बहुत ज्यादा अगर लाइक बीटा है तो उसी हिसाब से रिटर्न चेंज होंगे, बहुत कम है उस हिसाब से भी रिटर्न चेंज होंगे। तो आइए थोड़ा बीटा के बारे में और जान लें। बीटा कोफिशिएंट इज द मेजर ऑफ द वॉलेटिलिटी। ये वॉलेटिलिटी के बारे में बताता है कितना वॉलेटाइल है, कितनी जल्दी तेजी से ऊपर नीचे हमारे पास स्टॉक हो रहा है। अभी देखा आपने 100 रुपए का है, थोड़ी देर बाद देखा 150 रुपए का है, उसके थोड़ी देर बाद देखा आपने 80 रुपए हो गया, फिर उसके बाद आपने 1 घंटे बाद देखा कि वो 300 रुपए में चल रहा है, फिर उसके बाद आपने देखा फिर से वो 140 पे आ गया है। तो ये जो इतना वेरिएशन देखने को पाते हैं उसी को कहते हैं वॉलेटिलिटी। और यही हमारी बताती है सिस्टमैटिक रिस्क। यहाँ रिस्क है, right, of individual stock in comparison to the unsystematic risk of the entire market. So it depicts the sensitivity of the securities excess return to that of the market portfolio, right? तो हमारा एक्सेस रिटर्न मार्केट में और हमारे पास क्या है, इसके रिलेशन को बीटा बता रहा है। अगर बीटा इक्वल्स टू 1 है, बीटा इक्वल्स टू 1 है ना, तो क्या है? बराबरी का मामला है। मतलब जितना आपके में रिस्क और रिटर्न का है रेशियो, उतना ही मार्केट में भी है। ठीक है, मतलब 10% चेंज अगर मार्केट में आया तो 10% तुम्हारे यहाँ भी दिखेगा। अगर बीटा वैल्यू ग्रेटर देन 1 आ जाती है, मान लो 1.5 आ गई या 2.1 आ गई, ऐसा करके कुछ आ रही है, इसका मतलब बीटा ज्यादा है आपका। मतलब अगर मार्केट में, अगर हम कहते हैं मार्केट में मार्केट में अगर इतना सा, मतलब डायग्राम के हिसाब से समझो, मार्केट में छोटा सा रिस्क है, रिटर्न भी ज्यादा बड़ा नहीं है, छोटा, बट आपके में बहुत बड़ा रिस्क दिखेगा। मार्केट में इतना बड़ा है, मान लो मार्केट में जो भी रिस्क है उसका असर आप पे बहुत ज्यादा पड़ रहा है, आपने कुछ ऐसा कर रखा। मार्केट में थोड़ा बहुत भी रिस्क बढ़ा, आपके में वो बहुत ज्यादा दिखेगा। बट एक और बात है, क्योंकि रिटर्न के बारे में भी कह रहा है, रिटर्न भी अगर हमारे पास 10% होंगे तो आपके यहाँ बहुत ज्यादा ही दिखेंगे, 15%, 20%, 25% तक रिटर्न भी आपको दिख सकते हैं। तो इसीलिए इसका जो स्लोप होता है वो स्टीपर होता है। स्लोप मतलब समझ रहे हो? ये देखो स्लोप, ये हमारा स्लोप ही तो है ना, कैरेक्टरिस्टिक्स लाइन के स्लोप के बारे में कह रहा था। मतलब यहाँ पे ऐसा करके कुछ बनता है, जहां पे बीटा ग्रेटर देन 1 होता है, वह यहाँ पे हमारे पास ऐसा करके कुछ बन जाता है। ठीक है भाई, ठीक है भाई। आप एक चीज यहीं से देख लो, मैं आपको करके यहाँ पे दिखा देता हूँ। जैसे मैं यहाँ पे बीटा ले रहा हूँ या यहाँ पे कुछ कर रहा हूँ, ये हमारा क्या दिखा रहा है? रिटर्न ऑफ अ मार्केट। अब देखो मार्केट का कितना एरिया बन रहा है, और यहाँ पे कितना बन रहा है, और यहाँ पे देखो कितना बन रहा है। जब स्टीपर है तो ज्यादा ही बन रहा है, ये देख लो और ये देख लो, समझे? अगर हम यही ऐसा करके बना देंगे तो ये बिल्कुल कम दिखेगा। अब मतलब समझ गए, ये ग्रेटर देन 1 हो गया, इसका मतलब आपने एग्रेसिव इन्वेस्टमेंट कर रखे हैं, लेस देन 1 है तो डिफेंसिव इन्वेस्टमेंट आपने कर रखे हैं। ठीक है, बीटा की वैल्यू हमारी अगर लेस देन 1 होती है, समझ गए बात? अगर
मार्केट में बहुत बड़ा भी चेंज आया, आपके में बहुत ज्यादा बड़ा नहीं आएगा। मार्केट में बहुत बड़ा रिस्क है, आपकी इंडिविजुअल सिक्योरिटी में बहुत बड़ा रिस्क नहीं दिखेगा। इसको कहते हैं बीटा लेस देन 1। ठीक है, डिफेंसिव इन्वेस्टमेंट कर रखा है आपने। ओके, फाइनल आपको मैं समझाता हूं सीएपीएम मॉडल क्या है। सीएपीएम मॉडल सिक्योरिटी लाइन जो होती है, सिक्योरिटी लाइन बताती है रिलेशन बिटवीन द रिस्क एंड द रिटर्न। बस बीटा अगर इक्वल्स टू 1 करते हैं, बीटा इक्वल्स टू 1 है, तो इसका मतलब हमारे पास, ये तो मेरे पास सिस्टमैटिक रिस्क है। ओके, सॉरी, यहाँ पे रिटर्न है ना, वहां उधर रिस्क है ही नहीं। हाँ, ये हमारे पास रिस्क फ्री रेट ऑफ रिटर्न है, ये तो मिलेगा ही मिलेगा। मतलब तुम्हारा चाहे बीटा बढ़ा दिया जाए और चाहे बीटा 1 रखा जाए, इतना तो रिटर्न मिलेगा ही मिलेगा। और जो तुम एक्स्ट्रा ले रहे हो, मतलब इस 1 बीटा, मतलब बीटा 1 है तब भी तो कुछ ना कुछ रिस्क है, तो जो भी तुम रिस्क ले रहे हो उस पे भी आपको रिस्क प्रीमियम मिलेगा। जितना ज्यादा रिस्क ले रहे हो, जैसे कि 1 पे इतना है, ये हमारे पास सिक्योरिटी लाइन है, ये लाइन रिस्क और रिटर्न के ही रिलेशन को दिखाती है। तो ये जो एक्स्ट्रा ले रहे हो, ये पूरा यहां से यहां तक क्या है, ये देख रहे हो ना, ये रिटर्न है, मतलब ये मार्केट रिटर्न है, ये रिस्क फ्री है। इतना क्या हुआ, ये रिस्क प्रीमियम हुआ। मतलब आर एम माइनस आर एफ, जो फॉर्मूला में हम लोगों ने माइनस किया था, याद आया, फॉर्मूले में माइनस किया था आर एम माइनस आर एफ। ठीक है, ठीक है बाबू, बढ़िया है, समझ में आ रही है बात। अब देखो आगे बढ़ा देते हैं, इस चीज को आगे बढ़ा देते हैं। अगर हम लोग कह दें कि बीटा हमारा ग्रेटर देन 1 है, मतलब बीटा की वैल्यू थोड़ी बढ़ा दो, ये देखो आगे कर दी। अब हमारे पास बीटा, मान लो हमारे पास 1.7 है, ठीक, 1.7 है, बीटा बढ़ गया, बीटा बढ़ गया, पर रिस्क फ्री रेट ऑफ रिटर्न उतने को उतना ही हम डिमांड करेंगे, बिकॉज वो चीज नहीं होती। पर हाँ, आपका रिस्क प्रीमियम बढ़ जाएगा, ये देखो बढ़ गया, क्योंकि रिस्क बढ़ा है इसीलिए हमारा एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न भी बढ़ जाएगा। ये एरिया आपका प्रीमियम वाला बढ़ता हुआ दिखाई पड़ेगा। ठीक है भाई, ठीक है। अभी एक बार हम लोग एग्जांपल ले लेते हैं लेस वाले बीटा के बारे में। मान लीजिए बीटा हमारे पास कम है, बीटा की वैल्यू हम कहते हैं कि 0.8 हो गई है। अब ये आरएफ तो उतना ही चार्ज होगा, बट हमारा रिस्क जो है वो बहुत कम हो गया, इसीलिए आपका जो रिटर्न है, ये देखो 1 वाले पे जो मिल रहा था उससे भी कम हो गया। बात समझ में आई। अब एक और फ्री की एडवाइस दे देता हूं, बीटा अगर इक्वल्स टू 0 है, यहाँ पे आता है, तो क्या होता है, बीटा 0 है, इसका मतलब कोई रिस्क नहीं है, तो आपने रिस्क फ्री रेट ऑफ रिटर्न में इन्वेस्ट कर रखा है, इसीलिए वो ऊपर बढ़ेगा ही नहीं, यहीं का यहीं रह जाएगा। ठीक है, तो इसीलिए बीटा जहां पे 0 होता है, वो क्या होता है, रिस्क फ्री रेट होता है, वहां पे रिस्क फ्री सिक्योरिटी में इन्वेस्ट कर रखा है, वो हमारा सिंपल यही बता रहा होता है। ठीक है, ओके भाई। तो आखिरी बात सीएपीएम के अजम्पशंस के बारे में, जो आपको एज इट इज याद ही करनी है। देखो, कैपिटल मार्केट हाईली एफिशिएंट है, ये इन्होंने माना है, मतलब इन्वेस्टर्स आर वेल इन्फॉर्म, ट्रांजैक्शन कॉस्ट और 0, मतलब ब्रोकरेज कमीशन कॉस्ट ये सब नहीं होती हैं। और हमारा जो इन्वेस्टमेंट है, देयर आर नेग्लिजिबल रिस्ट्रिक्शन ऑन इन्वेस्टमेंट, कोई टैक्सेस नहीं होते। सो देयर एग्जिस्ट अ रैशनल इन्वेस्टमेंट गोल, रैशनल इन्वेस्टमेंट गोल हो रहा है, इन्वेस्टर होल्ड डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो, पोर्टफोलियो जो है वो डाइवर्सिफाइड है, इसीलिए सिस्टमैटिक रिस्क नहीं लिया जाता है यहाँ पे, समझे। अभी कोई सवाल आए कि क्यों सिस्टमैटिक रिस्क लिया जाता है सीएपीएम में, क्योंकि उन्होंने अज्यूम कर रखा है देयर इज नो अनसिस्टमैटिक रिस्क, सिक्योरिटी और एसेट फेस नो बैंकरप्सी इन और इंसॉल्वेंसी। माना गया है कि सिक्योरिटी और एसेट जो वो बैंकरप्ट नहीं होंगे, इंसॉल्वेंट नहीं होंगे, और बोरोवर लाइक इन्वेस्टर कैन बोरो एंड लेंड अनलिमिटेड अमाउंट, कोई भी अमाउंट जो है लेंड और बोरो कर सकते हैं। बीटा कोफिशिएंट इज द ओनली मेजर ऑफ द रिस्क, रिस्क को मेजर करना तो खाली हमारे पास बीटा ही है, ये भी इन्होंने अज्यूम किया है, और कोई मेजर नहीं ले रहे हैं। ऑल एसेट आर एब्सोल्युटली लिक्विड एंड इनफाइनाइटली डिवाइडेड, मतलब जो एसेट्स हैं वो हम कितनी भी 1/10 1/100 कितनी भी छोटी सी छोटी यूनिट को भी बेच सकते हैं, लिक्विड कर सकते हैं, और द अमाउंट ऑफ अवेलेबल एसेट इज फिक्स ड्यूरिंग अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम। ठीक है भाई, इतनी चीज आपको पता होनी चाहिए। सीएपीएम और स्टॉक वैल्यूएशन में भी आप देख सकते हो, मतलब इतना तो मैंने आपको कहा है कि इतना तो याद होना चाहिए, अच्छे से आना चाहिए, इतना ही अगर आप कर रहे हो, बहुत बेस्ट वाली बात है, बहुत अच्छी बात है। कमेंट करके जरूर बताओ, एक बार कर चुके हो तो दोबारा फिर से कर दो, कि यहां तक अगर आपने देख लिया है, इसका मतलब आपने पूरा सीएपीएम देख लिया है, हमको मैसेज करो, हमको ही अच्छा लगेगा भैया। लाइक करोगे पता चल जाता है, बट कमेंट करोगे और ज्यादा पता लगता है कि कौन कौन देख रहा है। जितने भी लोग देख रहे हो, 5 लोग देख रहे हो, 10 लोग देख रहे हो, 100 लोग देख रहे हो, पर जितने भी देख रहे हो मैसेज करो। सीएपीएम मॉडल और हमारा स्टॉक वैल्यूएशन,
से क्या मतलब हम समझ सकते हैं। देखो जब सीएपीएम ने आपने एक्सपेक्टेड निकाला और स्टॉक की वैल्यूएशन देखी, उन दोनों के बीच में जरा डिफरेंस देखो क्या है, उसी से बाय सेल और होल्ड का डिसीजन ले सकते हो। अगर हमारा सीएपीएम बताता है कि 10% है बट एक्सपेक्टेशन हमारी ज्यादा है, एक्सपेक्टेशन 15 की है, सीएपीएम ने 10% किया, मतलब तुरंत बाय कर लो, क्योंकि आगे जाके ये क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, ये आगे जाके 5% रिटर्न एक्स्ट्रा दे देगा, इसीलिए तुमको बाय कर लेना चाहिए। अगर सीएपीएम कह रहा है 10 बट एक्सपेक्टेड इसका सिर्फ 8 है, तुरंत को तुरंत बेच दो, अगर आपके पास है तुरंत उसको सेल लगा दो। क्यों लगा दो, क्योंकि ये आगे जाके गिरेगा। अगर बराबरी का हिस्सा दिख रहा है तो भैया अभी होल्ड करके रखो, कुछ भी आगे हो सकता है, बाय या सेल वो आगे डिसाइड कर रहे हो। अब इसके एडवांटेजेस क्या है, पॉज करो, पढ़ो, लिखो, समझो, कोई चीज हो पूछो। एक चीज जरूर कहूंगा, ये वाली लाइन नोट डाउन करना, जो सीएपीएम है वो हमारा रिस्क एडजस्टेड डिस्काउंट रेट उन कैपिटल बजटिंग में यूज होता है, इसको अभी हम फ्यूचर में कभी समझाएंगे। और इंफेरिकल रिसर्च एंड टेस्टिंग इससे हो सकती है, ये भी एक अच्छी बात इसमें होती है। डिसएडवांटेज भी इसमें देखो, पॉज करो, पढ़ो, ठीक है। और आर्बिट्रेज प्राइसिंग थ्योरी हम कभी नेक्स्ट वीडियो में डाल देंगे, ठीक है। अब मैं बस यहीं तक ही मैं यहाँ पे आज आप लोगों को पढ़ाऊंगा। होपफुली ये आपको आज मेरी पढ़ाई हुई चीज बहुत बेस्ट लगी होगी, बहुत अच्छी लगी होगी। सीएपीएम बहुत ही ज्यादा सिंप्लीफाइड किया होगा, जो मैंने बोला कोशिश हमने 100% करी है कि वो आपको दें, और दिया भी। कमेंट करके बताओ, और वीडियो को लाइक करो, सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर लो, शेयर ज्यादा से ज्यादा लोगों को करो, शेयर करोगे और अच्छी बात है। थैंक यू, बाय एंड टेक केयर।